Welcome to Weekly Current Affairs. Today we will discuss all the current affairs of 10th of July to 16th of July 2023. The question is, India bags maximum how many medals in World Archery Youth Championship 2023? तो वर्ल्ड आर्चरी की जो यूथ चैम्पियनशिप है 2023 की वो कहाँ पे हुई थी? वो हो रही थी आयरलैंड में। तो वहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने इसमें टोटल 11 मेडल जीते हैं। और ये जो इवेंट हुआ था 3 से 9 जुलाई 2023 तक हुआ था। दूसरा, इसकी होस्ट कंट्री थी आयरलैंड। और टॉप पोजीशन पे कौन है? टॉप पोजीशन पे है कोरिया विद 10 मेडल्स। इनके दो टोटल 10 मेडल है, बट इसमें से 6 जो है वो क्या है? गोल्ड मेडल है। ठीक है, इंडिया की पोजीशन सेकंड है। ठीक है, इंडिया के टोटल 11 मेडल है। ठीक है, 6 इसमें गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। ठीक है, कोरिया की बात करें, कोरिया के पास 6 गोल्ड है और दूसरे और 4 इसके पास क्या है? सिल्वर है। बट इंडिया के पास भी 6 गोल्ड है। ठीक है, बट 1 ही सिल्वर है, जिसकी वजह से इंडिया का नंबर क्या आ गया है? दूसरा नंबर आया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन द गोल्ड मेडल इन रिक्रूव कैटेगरी, उनका नाम है पार्थ सटुंके। ही इज़ फ्रॉम सतारा, महाराष्ट्र। Cultural Working Group under India G20 presidency sets Guinness World Record for that is a largest display of लंबानी आइटम्स। तो इस तरह की ये लंबानी आइटम्स होती हैं, कपड़ों के ऊपर इस तरह की बुनाई की जाती है, इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लंबानी आइटम। ठीक है, आपको पता है G20 इंडिया जो है G20 का प्रेसिडेंट है। इसके अंतर्गत कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जो है इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। ये जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, ये हम्पी कर्नाटका में हुई थी 9 जुलाई को। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज है, सबसे ज़्यादा डिस्प्ले हुआ है किन चीज़ों का? लंबानी आइटम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ए टोटल ऑफ 450 लंबानी वुमेन आर्टिस्ट एंड कल्चरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएटेड विद द सदूर कौशल कला केंद्र कोलैबोरेटेड टू क्रिएट द GI टैग सदूर लंबानी। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 1755 पैच वर्क इनके काम में है। ठीक है, तो टोटल 450 लंबानी वर्कर्स यहाँ पे आई थी। तो इस तरह का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस तरह के लंबानी आइटम्स जो है वहाँ पे शोकेश की थी। इसका उन्होंने क्या बनाया है? एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट है वॉज अनाउंस्ड बाय द PIB बेंगलुरु। Who tops medal tally in 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन UAE? ठीक है, UAE में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो है वो हो रहा था, और इसका एडिशन था 34th। इंडिया ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और किस किस ने गोल्ड मेडल जीते हैं? इनका एक का नाम है मेघ छाबड़ा, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, ध्रुव अडवाणी, ही इज़ फ्रॉम बेंगलुरु। ईशान पेडनेकर, ही इज़ फ्रॉम कोटा राजस्थान। रोहित पांडा, ही इज़ फ्रॉम रायसैली छत्तीसगढ़। तो इन्होंने क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, IBO डिटेल्स। IBO का मतलब क्या है? IBO का मतलब है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह का क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो इसमें जीतते हैं उनको अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये IBO जो है वो कहाँ पे ये हुआ? अल आइन UAE में इसका आयोजन किया गया था 3 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। इसमें 293 स्टूडेंट्स फ्रॉम 76 डिफरेंट कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अचीवमेंट सिंगापुर। तो सिंगापुर और इंडिया को दोनों को पहला रैंक इसमें मिला है। इन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। Who launches एकलव्य रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम? दैट इज़ डी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है, उन्होंने एकलव्य नाम का एक रिसर्च प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो लॉ से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है वो सारी की सारी एकलव्य रिसर्च फैसिलिटी प्रोग्राम के अंदर की जाएंगी। कहाँ पे? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इसमें क्या होगा? इसमें जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के जितने भी फैकल्टी है, रिसर्चर है एंड स्कॉलर्स है,
वो आएंगे, ठीक है, और नई नई रिसर्च करेंगे लॉ के क्षेत्र में हम क्या क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नई नई रिसर्च करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, रिसर्च एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनसे हम क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लॉ में किस तरह से हम आगे इसमें चल सकते हैं, ठीक है। लीगल एक्सपर्टीज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो किए जाएंगे कहाँ पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, किस प्रोग्राम के अंदर, एकलव्य प्रोग्राम के अंदर। डैश डैश पुल्स आउट ऑफ जॉइंट वेंचर विद वेदांता टू मेक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। पिछले साल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वेदांता प्लस कौन, फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है, इट इज़ अ ताइवान कंपनी, ठीक है। फॉक्सकॉन और वेदांता ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, सेमीकंडक्टर इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, कहाँ पे, गिफ्ट में, ठीक है। जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पे इन्होंने ये किया था कि हम क्या बनाएंगे, सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट करेंगे। और जो ये फॉक्सकॉन है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, और ये ताइवान की कंपनी है, ठीक है। इनके साथ मिलके वेदांता जो इंडिया की कंपनी है वो मिलके सेमीकंडक्टर बनाना चाहती थी। बट अभी क्या हुआ, अभी इनके बीच में एमओयू हुआ था, ठीक है, इनके बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था, ठीक है, पार्टनरशिप हुई थी। अब फॉक्सकॉन इस पार्टनरशिप से वापस हट गया है, ठीक है। तो यही एक न्यूज़ है। तो फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 19.5 बिलियन यूएस डॉलर का, कि हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे और ये डिस्प्ले प्रोडक्ट, जिस तरह हमारे पास स्क्रीन्स वगैरह होती हैं कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की, टीवी की, तो ये सारी की सारी कहाँ पे बननी थी, गुजरात में बननी थी। तो वेदांता से इन्होंने क्या कर दिया है, अपना करार ख़त्म कर दिया है। और वेदांता के बारे में जानते हैं, ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडर इसके द्वारका प्रसाद अग्रवाल। एस्टेब्लिश हुआ था 25 जून 1965 को। सीईओ है सुनील दुग्गल। और सब्सिडाइजरीज हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वेदांता रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये फॉक्सकॉन जो है वेदांता के साथ इन्होंने जो टाई अप किया था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद इनकी स्टेटमेंट ये भी आई है कि हम इंडिया से नहीं जा रहे, हम इंडिया में बहुत सारे अपने सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स या फिर इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, बट हम वेदांता के साथ नहीं लगाएंगे। वो वॉन कनाडा ओपन 2023, दैट इज सी लक्ष्य सेन। इंडिया के जो लक्ष्य सेन है उन्होंने कनाडा ओपन 2023 जीता है, ठीक है। उन्होंने इंडिया ओपन टाइटल भी जीता है 2022 में, ठीक है। अभी उन्होंने 2023 में कनाडा ओपन 2023 जो है वो जीता है, ठीक है। तो आपने इनका नाम याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया है, ऑल इंग्लैंड के जो चैंपियन है ली शी फैंग ऑफ चाइना, उनको इन्होंने फाइनल में हराया है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन्स आर एमंग 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन्स ऑफ फोर्ब्स, ठीक है। फोर्ब्स है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, वो क्या करती है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिचेस्ट लोग होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। और उन्होंने क्या किया, अमेरिका की टॉप, ठीक है, टॉप 100 रिचेस्ट वीमेन की एक लिस्ट उन्होंने जारी की है। इसमें 4 जो वीमेंस हैं वो इंडियन ओरिजिन की है, बट सिटीजन कहाँ की है, यूएसए की है, जो टॉप 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन में आती है, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जयश्री उलाल, जिनका 15वां पोजीशन है, ठीक है। और ये सीईओ है कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा की, ठीक है। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $2.4 बिलियन। नीरजा सेठी 25th रैंक है ये, और ये आईटी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग फर्म सिनेट की एक सीईओ हैं। एंड इनकी जो नेटवर्थ है वो 990 मिलियंस, ठीक है। नेहा नारखेड़े जिनका 50वां रैंक है, वो शी इज़ द सीटीओ एंड को फाउंडर ऑफ क्लाउड कंपनी कन्फ्लुएंट, ठीक है। और लास्ट है 77th पोजीशन पे इंदिरा नूई, ठीक है, जो पेप्सिको की चेयरपर्सन है। इनकी जो नेटवर्थ है वो 350 मिलियन डॉलर्स है, ठीक है। अब ये तो हुई इंडियन ओरिजिन वीमेंस की बात। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है, इस लिस्ट में जो टॉप किया है वो किया है डेने हेंड्रिक्स ने, जो कि को फाउंडर है एबीसी सप्लाई की, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $15 बिलियन, ठीक है। म्यूजिशियन रिहाना, ठीक है, उनकी जो नेटवर्थ है वो है $1.4 बिलियन। आईआईटी दिल्ली कहाँ पे अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला है, दैट इज़ ए अबू धाबी यूएई में। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी ये बताया था, ठीक है। जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है, वो अपना कैंपस कहाँ पे खोलने वाला है, जंजीबार तंजानिया में,
ठीक है। और जो IIT दिल्ली है वो अपना कैंपस कहाँ पे खोलने वाला है, अबू धाबी UAE में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द OCA प्रेसिडेंट, ठीक है। OCA का मतलब क्या है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, शेख तलाल फहद अल अहमद अल साहब, ठीक है। इनको क्या बना दिया गया है, OCA का प्रेसिडेंट जो है वो बनाया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे इसके प्रेसिडेंट, इससे पहले इसके बड़े भाई थे शेख अहमद अल फहद अल सबा, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो बड़े भाई हैं, ठीक है, वो इसके क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। अब कौन बने हैं, शेख तला, ठीक है। शेख तलाल अब बने हैं, शेख अहमद पहले थे, शेख अहमद शेख तलाल के बड़े भाई हैं, ठीक है। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में जानते हैं। ये 1982 में बना था और ये किसने बनाया था, इनके पापा ने, इनके जो फादर थे शेख तलाल्स फादर, जिनका नाम था फहाद अल अहमद अल जबर अल साबा, इन्होंने इसको बनाया था। और इट सर्व एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द गेम्स इन एशिया, ठीक है। करंटली कंसिस्ट ऑफ 45 मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया था उसी साल, दैट इज़ 1982, जिस साल ये बना था। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1982 को, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, कुवैत में। चेयरमैन आपको पता ही है, तलाल फहद अल अहमद अल शबा, ठीक है। उनकी जगह पे अब आ गया है शेख तलाल, ठीक है। इसके मेंबरशिप कितने कंट्रीज़ हैं, 45 नेशंस, और इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। वो बिकेम द फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पहला गे हेड ऑफ स्टेट कौन बना है, दैट इज़ बी एडगार्स रिंकेविक, ठीक है। तो लातविया, ठीक है, लातविया के ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं एडगार्ड रिंकेविक्स। उन्होंने वो क्या बने हैं, ये पहले ओपनली गे हेड ऑफ स्टेट बने हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। लातविया की बात करते हैं। लातविया कहाँ पे है, इट इज़ ए कंट्री इन द बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्रीज़ में हम इसको बोलते हैं। सिचुएटेड बिटवीन लिथुआनिया एंड इस्टोनिया, लिथुआनिया और इस्टोनिया के बीच में, देखो यहाँ पे है लिथुआनिया, ठीक है, ऊपर है इस्टोनिया, यहाँ पे क्या है लातविया, और इस साइड इनका क्या आता है, रशिया आता है, ठीक है। इसकी कैपिटल है रीगा, प्राइम मिनिस्टर है क्रिजानिस कैरिन्स, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की लातवियन। विच मिनिस्ट्री रिलीजेस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स, ठीक है, दैट इज़ बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ स्टेट्स के लिए घोषित किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास टोटल स्टेट्स हैं, यूटीज़ है पूरे के पूरे इंडिया में, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल कितना है, ठीक है। अभी अलग अलग, अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि NCERT सॉरी, जो स्टेट बोर्ड होते हैं और CBSE बोर्ड होते हैं, उनके बीच में मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ द स्टेट जो है वो जारी किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर स्टेट, पूरे की पूरे इंडिया को एक पैमाने पे हम क्या करेंगे, एजुकेशन के लेवल में क्या करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास कई स्टेट्स होती है, उनका एजुकेशन लेवल हाई होता है, कुछ स्टेट होती है जिनका एजुकेशन लेवल लो होता है, बट जो परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स की वो नियरली इक्वल होती है, ठीक है। तो इस डिस्फॉर्मिटी को, डिसकॉन्टीन्यूटी को क्या करने के लिए, इन यूनिफॉर्म बनाने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली हम ये चेक करेंगे कि पूरे के पूरे इंडिया में अगर हम एक इंडेक्स पे लें पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को, उनके एजुकेशन लेवल कितना है और वो मतलब कि कितना परफॉर्म कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, और कितनी इनको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो PGI 2.0 इसका नाम है। दिस ईयर रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका नाम है PGI 2.0। इसके 6 पैरामीटर हैं। कौन कौन से पैरामीटर के आधार पे इसमें रैंकिंग बनाई जाती है, लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी है, लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, एक्सेस टू द स्कूल, कितने स्टूडेंट्स इजीली एक्सेसिबल है स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इक्वालिटी है या नहीं है, गवर्नेंस मैनेजमेंट किस तरह की है, इंक्लूडिंग टीचर्स एंड ट्रेनिंग उनकी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, टीचर्स की, और उनका टीचर्स का मैनेजमेंट कैसा है। तो इन सब सेक्टर्स में 73 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के बेस पे हमने पूरी की पूरी स्टेट्स को क्या किया है, रैंक किया है, ठीक है। अपने ये याद रखना है, इसमें 10 कैटेगरीज़ है,
टोटल इसमें 1000 मार्क्स होते हैं। 1000 मार्क्स में से क्या दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है जिस स्टेट के मार्क्स 941 से 1000 के बीच में आएंगे उनको बोलेंगे दक्ष, सबसे हाई क्वालिटी के एजुकेशन वहाँ पे है। उत्कर्ष दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे अति उत्तम, चौथे पे उत्तम, पाँचों पे प्रचेष्टा, छठे पे प्रचेष्टा 2, ठीक है, प्रचेष्टा 3, 8th पे एस्पिरेंट 1, 9th पे एस्पिरेंट 2 एंड 10th पे आकांक्षी 3। ठीक है, तो इस तरह की ये रैंकिंग है। अब आपको याद दिला दूँ, जितनी भी ये फर्स्ट 5 है ना, इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस, किसी भी स्टेट की परफॉर्मेंस या यूटी की परफॉर्मेंस इन टॉप 5 में नहीं है। टॉप 6 में पहली स्टेट्स हैं। एक स्टेट है यहाँ पे पंजाब, ठीक है, और एक यूटी है चंडीगढ़, पंजाब एंड चंडीगढ़। ठीक है, ये है 6 नंबर पे जिसका नाम है प्रचेष्टा 2। तो टॉप पे यही है पूरे के पूरे कंट्री में। बट टॉप के जो 5 की जो कैटेगरीज है उसमें कोई भी नहीं है। 6th कैटेगरी जिसका नाम है प्रचेष्टा 2, उसमें एक स्टेट है, एक यूटी है जिसका नाम है पंजाब एंड चंडीगढ़। 7वें नंबर पे जो है प्रचेष्टा 3, उसमें 4 स्टेट्स हैं और 2 यूटी हैं। ठीक है, कौन कौन है 4 स्टेट, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु। ठीक है, ये 7th कैटेगरी में आती है प्रचेष्टा 3 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है एस्पिरेंट 1, उसमें 13 स्टेट है। अपनी अपनी स्टेट्स आपने याद रखना है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो ये सारी की सारी 13 स्टेट्स एंड यूटी ये आती है आपके एस्पिरेंट 1 में। और एस्पिरेंट 2 में आती हैं 4 स्टेट्स, ठीक है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, ये जो है वो 9th कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो जितनी मेरे पास टोटल इसमें 12 स्टेट्स हैं, 8 और ऐड कर लो, 12 इसमें टोटल है। तो इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश वगैरह आपको पता ही है एस्पिरेंट 2 में है। इनका सबसे लोएस्ट लेवल है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड का नंबर आता है। विच स्टेट गवर्नमेंट डबल्स इंश्योरेंस कवर अंडर PMAY। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है ना हर एक परिवार को। बट इन्होंने क्या किया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये इंश्योरेंस जो है वो डबल किया है, दैट इज़ C, गुजरात। तो गुजरात ने ये इंश्योरेंस डबल करके 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, किसको बनाने के लिए, ड्रोनियर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। किसके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाएंगे। इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 458.87 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये ड्रोनियर एयरक्राफ्ट होंगे ना, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के होंगे। इसमें ग्लास कॉकपिट होगा, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, बहुत ही अच्छा रेडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस होगा, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। मतलब ये काफ़ी एडवांस जो है ये ड्रोनियर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड क्या है, ये जो है एक कंपनी है, एस्टेब्लिश हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। ठीक है, और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट की थी 1942 से। इसके जो फाउंडर हैं वो बेंगलुरु के वालचंद हीराचंद जी हैं और ये बनी थी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कब बनी है, ठीक है, ये बनी थी 1 अक्टूबर 1964 को। इसका नाम रखा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। थर्ड, जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, दैट इज़ C, बैंकॉक में। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, जो ये 3rd एडिशन है वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस का, वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रहा है, बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजर कौन है, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन ट्रस्टी स्वामी विजयनंदा जी इसके क्या है, ऑर्गेनाइजर हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले क्या हुआ था, इसके जो 2 हुए हैं इससे पहले, सबसे पहला जो हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 2014 में दिल्ली में। दूसरी जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी शिकागो USA में 2018 में। और 2023 में कहाँ पे होगी, बैंकॉक थाईलैंड में होगी। वो बिकेम द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ ICAR, दैट इज़ दी नीरज प्रभाकर। सो नीरज प्रभाकर जी जो बने हैं वो RAC बने हैं ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के, RAC के चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ RAC। ठीक है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन हैं
वो बने हैं नीरज प्रभाकर जी, किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जानते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं हिमांशु पाठक। किसने लॉन्च किया है, इक्ल्यूड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, दैट इज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इक्ल्यूड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है, ताकि वो सोलर सिस्टम के जो बड़े बड़े जो एस्ट्रॉइड्स हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, उनको क्या कर सके, एनालाइज कर सके, उनको डिटेक्ट कर सके और उनको देख सके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका ये किसने लॉन्च किया है, ESA ने इसको लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, आपको पता है इक्ल्यूड एक फेमस हमारे पास मैथमेटिशियन होते थे, इक्ल्यूडियन। ठीक है, उनके नाम पे ये इक्ल्यूड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो रखा है। आपने इक्ल्यूड ने क्या किया था, इक्ल्यूडियन डिस्टेंस। ठीक है, इक्ल्यूडियन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो इन्होंने ईजाद किया था, इक्ल्यूडियन जी ने। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है इक्ल्यूड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो डिज़ाइन किया गया है, इनका नाम रखा गया है। और ये ESA ने इसको सोलर सिस्टम में क्या कर दिया है, ऑर्बिट में क्या कर दिया है, प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक है, तो दिस टेलीस्कोप विल बी इंस्टॉल्ड एट द डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर अर्थ से इसको दूर रखा जाएगा। ठीक है, और वहाँ से ये ऑब्जर्व करेगा जितने भी हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अर्थ को भी ऑब्जर्व करेगा, और भी जितनी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनको क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट 3 डायमेंशनल मैप ऑफ द यूनिवर्स ये बनाएगा। ठीक है, इसका मेन मतलब यही है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है उसका 3 डायमेंशनल हमने मैप बनाना है। जितनी भी हमारे पास गैलेक्सी है उनका मैप बनाना है, जितनी भी हमारे पास गैलेक्सीज हैं उनको अच्छे से डिटेक्ट करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, और 10 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना है, डिटेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है। ओजोन अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन रिलीज्ड बाय दैट इज़ WMO मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ओजोन अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या न्यूज़ आई है, इसके अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ आई है कि जो हमारे पास ओजोन्स है ना, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, 1987 या फिर 1960s के आसपास क्या हुआ था, ओजोन लेयर में काफ़ी ज़्यादा छेद होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, ओजोन लेयर जो है वो हील कर रही है, इस रिपोर्ट की ये न्यूज़ है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो हील कर रही है, मतलब कि ओजोन लेयर फिर से जो है अपनी अच्छे रूप में आने वाली है। ठीक है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में, ठीक है, उसको उसके अडॉप्शन के चलते पूरे के पूरे वर्ल्ड ने उसको अडॉप्ट किया था, जिसके चलते क्या हुआ है, उसके चलते 99% जो डैमेज हो रहा था, ठीक है, 99% जो डैमेज हो रहा था किसका, ओजोन लेयर का, वो डैमेज जो है वो 99% तक कम हो गया है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट की एक मेन वजह है। अब क्या हुआ, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे पास ओजोन लेयर है, जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसमें बहुत सारे छेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और जितनी भी ये गैसेज है इसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से जितना भी हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही थी, उसमें छेद हो रहे थे, वो डिस्ट्रक्ट हो रही थी। ठीक है, और हमने क्या किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इसके बदले में लेके आए थे 1987 में, जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी हमारे पास इस तरह के सब्सटेंस हैं जो ओजोन लेयर के को क्या करती है, डिप्लीट करती है, रिड्यूस करती है, इस तरह के सब्सटेंस का एमिशन हमने रोकना है। और सभी के सभी 197 कंट्रीज़ या फिर पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इसके चलते आज क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ओजोन लेयर है, ठीक है, उसकी जो डिप्लीशन है वो कम हो रही है, 99% तक कम हो गई है। ठीक है, 1985 में वियना कन्वेंशन आया था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के रिलेटेड। ठीक है, और 1987 में क्या आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कनाडा में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली ओजोन लेयर को बचाने की बात जो है वो कही गई थी। इंडिया एंड पनामा,
ठीक है। एग्री ऑन इलेक्टोरल कॉरपोरेशन, मतलब कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया है, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर अपनी हेल्प देना स्टार्ट कर दिया है। किसको? पनामा एक कंट्री है उनको, ठीक है। क्यों? ताकि यहाँ पे हम अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को स्थापित कर सके। मतलब कि जो हमारे पास जितने भी इलेक्शन कमीशन होते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के, जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, उनका एक मोटो होता है कि हमने पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना सहयोग देना है, ताकि वहाँ पे क्या हो, इलेक्शंस हो, तो जिसकी वजह से क्या होगी, पूरे के पूरे देश में, सभी के सभी देशों में डेमोक्रेसी हो, अच्छी तरह से इलेक्शन हो। तो इस तरह का कॉपरेशन जो है इंडिया जो है वो पनामा के साथ करेगा, ठीक है, ऑन इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के थ्रू, ठीक है। तो अंडर दिस एग्रीमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है, दोनों कंट्री जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट करेगी, ताकि जो पनामा वाले हैं, पनामा का जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिया के साथ कॉरपोरेट करे, यहाँ पे इलेक्शन अच्छे से करवाएं, और इंडिया वाले पनामा के साथ अच्छे से कॉरपोरेट करें और वहाँ पे अच्छे से क्या करें, इलेक्शन करवाएं, ठीक है। इंडिया टू बी वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2075, ये किसने बोला है? ये बोला है गोल्डमैन सैच रिसर्च, ठीक है। गोल्डमैन की जो सैच रिसर्चर हैं, उन्होंने क्या बोला है, 2075 तक क्या होगा, इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बन जाएगी। इंडिया की जो करंट इकॉनमी है आजकल वो है 3.2 ट्रिलियंस, ठीक है, और हम 5वें नंबर पे हैं आजकल, ठीक है। पहले पे है अमेरिका 23.3, दूसरे पे चाइना 17.7, जापान है तीसरे पे 4.9, जर्मनी है 4.3, इंडिया है 5वें नंबर पे 3.2 के साथ, और यूनाइटेड किंगडम है 6 नंबर पे 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ, ठीक है। और 2075 तक क्या बोल रहे हैं, जो ये रिसर्च है उसमें ये पता लगा है कि 2075 तक इंडिया जो है वो 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, और इंडिया की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट होगी। 2075 के लिए इकॉनमी जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि चाइना की जो इकॉनमी होगी वो 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगी, इंडिया की 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगी, ठीक है, अमेरिका की 51.5, यूरोप की 30.3 एंड जापान की 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो इकॉनमी हो जाएगी। Who announced that equal prize money will be given टू वीमेन एंड मैन क्रिकेटर्स, ठीक है। जो मैन क्रिकेटर्स हैं और वीमेन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जब वो कोई मैच या सीरीज़ जीतते हैं तो क्या होगा, मैन कैटेगरी के जो मैंस हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको क्या मिलता है, इनाम ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन, ठीक है। तो अब क्या किया है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, ठीक है, कोई भी मैन हो वीमेन हो, अगर वो कोई भी इंटरनेशनल जो आईसीसी कंडक्ट करवाते हैं मैचेस या फिर चैम्पियनशिप्स वो जीतते हैं, तो मैन और वीमेन को इक्वल प्राइज मनी जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, उन्होंने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो साझा की है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज इनिशिएटेड बाय दैट इज़ दी साउदर्न रेलवे। तो साउदर्न रेलवे ने क्या किया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और इन्होंने, इसका मेन एम यही है कि पूरी की पूरी कंट्री में हमने 90 ऐसे स्टेशन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारा एडवांसमेंट करेंगे। एडवांसमेंट किस किस के क्षेत्र में, अपग्रेडेशन करेंगे, जितनी भी हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी उनको और अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी लाइटिंग करेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे फुटपाथ बनाएंगे, वहाँ पे रूफ प्लाजा बनाएंगे, वहाँ पे वाईफाई होगा, 5G टावर्स होंगे, ठीक है। जो हमारे पास अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिमूव करेंगे, बेटर पार्किंग होगी, वहाँ पे प्लैंड पार्किंग होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी इस अमृत भारत स्टेशन के अंदर, ठीक है। What is the name of Google's AI powered conversation tool? That is Bard चैटबॉट, ठीक है। बार्ड चैटबॉट एक गूगल का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
कन्वर्सेशन टूल है। ठीक है, आप आजकल आपको पता है कि चैट जीपीटी कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है। चैट जीपीटी का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दो, कोई भी आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो किसी भी रिलेटेड, सपोज़ कर लो कि आपने पूरे के पूरे हिस्ट्री जाननी है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो आप वहाँ पे डाल दो कि इस पर्टिकुलर चीज़ की हिस्ट्री क्या है, तो वो पूरा का पूरा आपको क्या दे देगा, एक आंसर अपना दे देगा। और आपको अगर पीपीटी बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, वो भी आपको वो बना के देगा उस कन्वर्सेशन टूल में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्या है, तो ये गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन टूल बनाया है जिसका नाम है बार्ड चैट बॉट। ठीक है, और ये लॉन्च होगा यूरोप और ब्राज़ील में, और ये इसमें टोटल हम 40 लैंग्वेजेस में जो है वो अपने आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो मिला है, जो कि हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड है। वो किसको दिया गया है, दैट इज़ सी नरेंद्र मोदी जी को। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एलिसे पैलेस पेरिस में जो है ये अवार्ड सेरेमनी हुई, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के मैक्रोन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस द डिस्ट्रिब्यूशन ऑनर, मतलब कि जो मैक्रोन है उन्होंने ये अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके बाद जो है हमारे पास चले जाएंगे, फ्रांस के बाद यूएई की यात्रा पे जाएंगे। ठीक है, और ये 6th विजिट है प्राइम मिनिस्टर की, जो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की टू फ्रांस। ठीक है, और ये फ्रांस क्यों गए थे, वहाँ पे बेस्टाइल डे परेड हो रही थी। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस का जो फ्रांस अपने आप को क्या मानते हैं, बेस्टाइल डे परेड जो है वो इसलिए मनाता है ताकि वो ये सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस इस दिन हुई थी। ठीक है, 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई 2023 को जो बेस्टाइल डे परेड थी, वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसके ये चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया। फ्रांस के बारे में जानते हैं, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। Who joins Intel to launch artificial intelligence skill lab in India? That is the Dell प्लस इंटेल, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो तेलंगाना में है, वहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक लैब बनाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है, जिस तरह से हमारे पास एआई चैट बॉट हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो वो एआई का मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू, मतलब कि कंप्यूटर को हमने इस तरह से बनाना है कि वो ह्यूमन की तरह सोचे, इंसानों की तरह सोचे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके स्किल्स जो है वो वहाँ के स्टूडेंट्स को देने के लिए जो है ये लैब जो लॉन्च की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए, एडवांसमेंट की तरफ आए। ठीक है, द लैब यूजेज ए डेल ऑप्टिलेक्स which empowers students to do projects in various AI domains such as computer vision, natural language processing, OpenVINO and Intel Neuron Compute Stick 2। तो ये सारे के सारे जो है वो उनको जो हमारे पास इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट दो, उनको पढ़ाओ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, रिसर्च करे इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which state approves construction of 2 Obra D thermal power projects in partnership with NTPC, that is C उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश जो है वो ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहता है। उन्होंने क्या कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। ये 800 मेगावाट के दो है, मतलब कि 800 मेगावाट के हैं ये, टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 1600 मेगावाट। ठीक है, द यूज़ ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बेस पे ये बनाया जाएगा ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और इसमें पार्टनरशिप होगी एनटीपीसी की। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट इज़ गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, दैट इज़ दी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो खोला जा रहा है।
ठीक है। तो जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इसको अप्रूव भी दे दिया है। इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु में खोला जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, मतलब कि जो पायलट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपने जहाज़ को उड़ाना है, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना है। तो फ्लाइंग की ये ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट जो है वो खोला जाएगा तमिलनाडु में, जिसका नाम है AKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ 36 जो है वो ट्रेनिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है इंडिया में हो गए हैं। ठीक है। जो EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये सलेम एयरपोर्ट कर्नाटका से जो तमिलनाडु से ऑपरेट की जाएगी, जिसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या देंगे, स्किल देंगे ताकि वो एक स्किल्ड एविएटर बने। अब DGCA का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। और ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर सिविल एविएशन इन इंडिया। ठीक है। इसका जो मेन फोकस होता है टू इंश्योर सेफ्टी इन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है। इट कोऑर्डिनेट इट्स ऑपरेशन विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ दी वाराणसी में। ठीक है। वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल, मंदिर से रिलेटेड एक कन्वेंशन है एंड एक्सपो है, जो कि लॉन्च होगा इस बार कहाँ पे, वो वाराणसी में होगा। रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वाराणसी, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो। इसमें पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी टेम्पल्स हैं उनको हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उनको गवर्न करना है, किस तरह से हमने उसको अच्छा बनाना है, किस तरह से हमने उसको प्रमोट करना है, इसके बारे में जो वो सारी की सारी बातें की जाएगी। ठीक है। कंसीव्ड बाय टेम्पल कनेक्ट इंडिया, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इवन सोली डेडिकेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, दैट इज़ दी राजस्थान। तो राजस्थान ये काफ़ी न्यूज़ में आजकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इस टाइगर रिजर्व से जाते हैं एक मंदिर को। ठीक है। एक जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसको पार करके जो है ये क्या होगा, एक मंदिर है। ठीक है। वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं, तो उनको क्या जाना पड़ता है, इस टाइगर रिजर्व के बीच में से जाना पड़ता है, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्शन भी हो सकती है इन टाइगर्स के साथ, या फिर यहाँ पे जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्शन हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसर्न जारी किया है कि हाई नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो जा रहे हैं किसको, पांडुपोल जो टेम्पल है विद इन द कोर एरिया ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो इसके सल्यूशन के लिए तो इन्होंने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि हम क्या कर सकें, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। ये अरावली हिल जो राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 1955 में बनी थी, और उसके बाद टाइगर रिजर्व बनी थी 1978 के अंदर। और ये पहला टाइगर रिजर्व था जहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड का पहला टाइगर रिजर्व था वहाँ जहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स रखे गए थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत ही पुराना टेम्पल है पांडुपोल टेम्पल, वहाँ पे जाने के लिए लोगों की काफ़ी होड़ लगी रहती है। आर्किटेक्चर बांधवगढ़, अजबगढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर साइट्स भी हैं। विजिबल लेक्स, सिलिरसे लेक, जयसमंद लेक। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ की है। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया है, दैट इज़ इसरो ने क्या किया है, अपना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ के लिए, मून के लिए। ठीक है। और ये मून का जो साउथ वाला एरिया है ना, वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे ये लैंड करेगा। ठीक है। इसी तरह का मिशन चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है। वो जो है वो अनसक्सेसफुल रहा था, 99-95% तक हम उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो 1 किलोमीटर उसको डिस्टेंस रह गया था यहाँ पे पहुँचने के लिए, उसी टाइम इसके सिग्नल जो है वो आना बंद हो गए थे। तो इसको हम फेल में ही मानेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी 2023 में चंद्रयान 3 मिशन जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च अबॉर्ड इंडियाज़ हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। मार्क 3 AKA LVM 3। ठीक है। और
जो ये स्पेसक्राफ्ट है ये 3,84,000 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी जो है वो 45 डेज़ में कंप्लीट करेंगी और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो मून पे होगी बाय द एंड ऑफ अगस्त। आई थिंक 24 अगस्त के आसपास जो इसकी लैंडिंग होगी मून पे। ठीक है, चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है, लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर है। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे मून की सतह पे उतरेंगे। यहाँ पे खनिज पदार्थ किस तरह के हैं, वाटर है या फिर कोई और चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जानने की यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया पहली अरब कंट्री बन गई है जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस बना है ऑन एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग। एशिया पैसिफिक का जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है, एशिया पैसिफिक का जो एरिया है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति ना हो, उसको ऑब्जर्वर, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है किसको, सऊदी अरेबिया को, सॉरी यूएई को। ठीक है, पहली बार यूएई को ये स्टेटस मिला है ऑब्जर्वर का। ठीक है, और ये पहली अरब कंट्री है जिसको इस तरह का क्या मिला है, इस तरह का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो यूएई और यूनाइटेड अरब अमीरात इज़ पार्टिसिपेटिंग विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन द प्लेनरी ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी टेकिंग प्लेस दिस वीक इन द वैंकूवर कनाडा। एंड द यूएई इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री, पहली अरब कंट्री है जिनको जो है ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है किसमें, एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, कॉन्टिनेंट एशिया में आता है और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। हु रोट अ बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो। ठीक है, जो ये बुक लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये उस दिन लॉन्च हुई थी जिस दिन हमने अपना चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, तो ये लिखी है विनोद मांकारा जी ने। ये क्या है, ये जो ये प्रिज्म बुक है इसमें हमारे पास 50 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं और वो बहुत सारे साइंस से रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सारे के सारे चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसके बारे में भी बताया गया है, डार्क स्काई टूरिज्म के बारे में बताया गया है, ब्लैक होल के बारे में बताया गया है, डॉग लाइका जो पहली स्पेस जर्नी जो जिसने की थी स्पेस की वो उसके बारे में बताया। तो ये सारी की सारी बातें जो है इस बुक के अंदर बताया गया है जिसका नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो। ठीक है, और ये बुक किसने लॉन्च की है, ये बुक खुद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने लॉन्च की है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हैंडेड ओवर की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर है एस उन्नी कृष्णन नैयर, उन दोनों ने इनको लॉन्च किया है। ठीक है, ड्यूरिंग जब हम क्या कर रहे थे, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे थे उस टाइम इस बुक को भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। सो इम्पॉर्टेंट जो जुलाई के डेज़ हैं उनके बारे में हम जानते हैं हम बारी बारी से। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई जीएसटी डे, 2 जुलाई वर्ल्ड यूएफओ डे, 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।